Hello friends, welcome back to our channel. I am Poonam Chaudhary and in this video we are going to learn about transportation. So transportation is a process of carrying substances such as food, glucose, respiratory gases, nitrogenous waste from one part of the body to another. हमारा बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स का बना हुआ है और हर एक सेल को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है या फिर जो उनके अंदर वेस्ट बन रहा है उसको भी रिमूव करने की ज़रूरत होती है। मीन्स बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक चीज़ों को कैरी किया जाता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ओके, सो ये जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है ये हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। सपोज दैट कि कोई यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है सच एज बैक्टीरिया, अमीबा या कोई फंजाई है जो यूनिसेल्युलर है, जो एक सेल का बना है, या फिर सिंपल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। सिंपल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का मतलब वो होता है जो कुछ सेल के बने होते हैं जिनका बॉडी का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिंपल होता है। तो उन सारे ऑर्गेनिज्म में ये जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम होता है, ये प्रोसेस होता है, वो ऑस्मोसिस एंड सिंपल डिफ्यूजन से हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, सपोज दैट कि ये एक बैक्टीरिया है, ओके, इसके बॉडी के अंदर किसी चीज़ों की ज़रूरत है, सपोज दैट कि इससे सराउंडिंग में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, ओके, या हर एक ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन की ज़रूरत तो होती है, तो यहाँ पर सपोज दैट सराउंडिंग में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसके बॉडी में है आपका ऑक्सीजन कम और सराउंडिंग्स में है ज़्यादा, इसने रेस्पिरेशन कर लिया तो इसके बॉडी में O2 का जो कंसंट्रेशन है वो कम हो गया। अब क्या होगा, इसकी बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो सिंपली डिफ्यूजन के प्रोसेस से हो जाएगा। मीन्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जो सब्सटेंस है वो मूव कर जाएंगे। सिंपल, अगर वाटर की जरूरत है, अगर इनके बॉडी में H2O बहुत कम है और सराउंडिंग में H2O ज्यादा है, तो सेम उसी तरह H2O सिंपल डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस कह सकते हैं, उसके हेल्प से आसानी से वो मूव कर जाएगा। तो इनके बॉडी में, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ऑस्मोसिस एंड सिंपल डिफ्यूजन से ये ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस हो जाता है। बट वहीं अगर हम मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म की या हायर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, लाइक ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, जो कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उनके बॉडी में एक सिस्टम की जरूरत होती है। ओके, जैसे हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम उसी तरह हो गया हमारा। तो ये ना एक सिस्टम के जरिए होता है क्योंकि बॉडी कॉम्प्लेक्स है। तो इन ऑर्गेनिजम्स में जो ये प्रोसेस होता है वो वैस्कुलर सिस्टम के थ्रू होता है। जो उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, वैस्कुलर सिस्टम। अब अगर हम वही ह्यूमंस की बात करें, ये पूरे हायर ऑर्गेनिज्म में वैस्कुलर सिस्टम, अगर ह्यूमंस की बात करें तो ये वैस्कुलर सिस्टम को हम क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, मीन्स हमारे बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस है वो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। जैसे कि हम डाइजेशन करते हैं, फूड के डाइजेशन का प्रोसेस किस सिस्टम से होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। रेस्पिरेशन, जो हम गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, वो किस सिस्टम से होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं वो होता है एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो उसी तरह जो चीज़ों की जो भी सब्सटेंस है उनका जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू हो रहा है इन ह्यूमंस। अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे बॉडी में 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो हो गया ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें कि ब्लड ट्रेवल करता है और सामान को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाता है। दूसरा होता है लिम्फेटिक सिस्टम, जिसमें ब्लड नहीं होते, वो लिम्फ होता है और एक पूरा सिस्टम होता है जो कि ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस करता है। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्राइजेस 3 पार्ट्स। ओके, सबसे पहला तो ब्लड। अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है तो उसमें ब्लड तो मेन होगा, ब्लड होगा, ब्लड के वेसल्स होंगे एंड हार्ट होगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम। ओके, सपोज दैट कि हमारे पास एक कोई सामान है, एक बाइक है। ओके, हमारे पास एक बाइक है जिसे हमें ट्रांसपोर्ट करवाना है, या बाइसिकल है। ओके, ये हमारे पास बाइसिकल है, तो हमें इस बाइसिकल को ट्रांसपोर्ट करवाना है एक जगह से दूसरे जगह पर। ओके, तो इसके लिए हमें एक व्हीकल की जरूरत पड़ेगी। किसी ने खरीदा ये बाइसिकल और उसको ट्रांसपोर्ट करवाना है। चलो, इसके लिए हम एक ट्रक ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक ट्रक की जरूरत पड़ेगी। ये सामान है हमारा, इसको ट्रांसपोर्ट करवाना है एक जगह से दूसरे जगह। दुकान से जिसने इसको बाई किया है उसके घर तक ट्रांसपोर्ट करवाना है। तो इस बाइसिकल को हमने ट्रक के ऊपर लोड कर लिया, ठीक है। ये ट्रक हो गया क्या, मीडियम, जो इसको कैरी करेगा।
ओके तो ये ट्रक हमारा क्या हो गया, जो इस सामान को कैरी करेगा। तो यहाँ हमारा ब्लड जो हो गया वो ट्रक के थ्रू, ट्रक के फॉर्म में काम कर रहा है, मतलब ये चीजों को कैरी करेगा। ओके अब ये ट्रक क्या है, ये किसी रोडवेज से ही जाएगा, है ना। इसको जाने के लिए क्या चाहिए, रोड चाहिए, ये रोडवेज के जरिए जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि ये जंगल में घुस के चला गया, किसी के घर के अंदर से चला गया, ऐसा तो नहीं हो सकता, ये रोडवेज के जरिए जाएगा। तो रोडवेज के क्या हो गया, इसका पाथ हो गया। उसी तरह ये ब्लड जो है, इसके भी जाने का, एक ट्रैवल करने का एक रास्ता होता है। तो हमारे बॉडी में वो रास्ता क्या है, ब्लड के वेसल्स। ओके ये जो ब्लड है ये कहीं भी ऐसे नहीं घूमता रहता, ये ब्लड के वेसल्स में ही ट्रैवल करता है और उसके थ्रू ही सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसपोर्ट करवाता है। ओके नेक्स्ट, ये जो ट्रक है इसको चलने के लिए, स्पीड देने के लिए इसके पास होता है इंजन, है ना, इसके पास है इंजन। अब इंजन क्या करता है, इस ट्रक को स्टार्ट करवाता है और उसके बाद हम इसे स्पीड प्रोवाइड करते हैं और फिर एक जगह से दूसरे जगह तक लेकर जाते हैं। अगर इंजन ना हो तो ये ट्रक स्टार्ट ही नहीं होगा, है ना। उसी तरह ये ब्लड जो है ये सर्कुलेट तो कर रहा है हमारे बॉडी में, लेकिन इसको कंटिन्यूअसली सर्कुलेट करने के लिए जो इसको स्पीड चाहिए हमारे बॉडी में ट्रैवल करने के लिए, वो स्पीड कौन प्रोवाइड करेगा उसको, तो वो स्पीड प्रोवाइड करने के लिए होता है हमारे पास हार्ट, जो कि इंजन का काम करता है, एक पंपिंग ऑर्गन है। और ये क्या करता है, ये ब्लड को पंप करता है और इसको स्पीड प्रोवाइड करता है ताकि ये हमारे बॉडी में कंटिन्यूअसली सर्कुलेट करता रहे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। ओके नाउ अब हम ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। ब्लड क्या है, ब्लड आप सब जानते हो कि इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि बॉडी के हर एक पार्ट को एक दूसरे से कनेक्ट करता है और ये फ्लूइड है। एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग में इसकी जो क्वांटिटी होती है वो 5 to 5.5 लीटर होती है, ठीक है। एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग है तो उसके बॉडी में 5 से 5.5 लीटर तक ये होता है। अब कंपोनेंट्स, अगर ब्लड के कंपोनेंट्स की बात करें तो क्या होगा, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड हो गया आपका, 3 मेन है इसके कंपोनेंट्स, 3 मेन कंपोनेंट्स है, प्लाज्मा, ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ओके ये 3 मेन कंपोनेंट्स है। तो प्लाज्मा क्या हो गया इसका, लेट्स इरेज दिस। अब प्लाज्मा क्या होता है, अब ये ब्लड है, आपको पता है कि फ्लूइड है, फ्लूइड का मतलब लिक्विड, तो इसका लिक्विड पार्ट जो होता है ना वो प्लाज्मा होता है। पूरे ब्लड का, बॉडी में जितना ब्लड है, मान लीजिए कि 5 लीटर ब्लड है तो पूरे ब्लड का जो 55% होता है वो प्लाज्मा होता है, ठीक है। 55% क्या होता है, प्लाज्मा। उसके बाद कितना बचा, 100% में से 55% प्लाज्मा है, 45% क्या है, ये दोनों मिला के आपके कितने हो जाते हैं, 45%। ओके ब्लड के सेल्स एंड प्लेटलेट्स मिला के हो जाते हैं 45%। अब प्लाज्मा क्योंकि सबसे ज्यादा है इसीलिए वो लिक्विड है, क्योंकि प्लाज्मा लिक्विड पार्ट होता है। प्लाज्मा में प्लाज्मा कोई सेल नहीं है, ये फ्लूइड पार्ट है, ये जो है वाटर का बना होता है, इसमें सबसे ज्यादा वाटर होता है। क्या होता है, वाटर। अब जितना भी प्लाज्मा है आपके ब्लड में, ठीक है, जितना भी प्लाज्मा है आपके ब्लड में, अगर मान लीजिए 5 लीटर ब्लड है तो उसका 55% हो गया आपका प्लाज्मा। तो 5 लीटर में से मान लीजिए कि आपका 3 लीटर तो प्लाज्मा हो गया, तो 3 लीटर प्लाज्मा है तो उसमें कितना है, सबसे ज्यादा वाटर है। ओके वाटर कितना परसेंट होता है, इस 55% प्लाज्मा में भी वाटर 90 to 92% जो होता है वो वाटर ही होता है। मीन्स प्लाज्मा वाटर का बना हुआ है, मैक्सिमम उसमें क्वांटिटी वाटर का होता है। वाटर के अलावा इसमें क्या क्या है, और इसमें होते हैं आपके प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, इस प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स हैं, ठीक है। सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे हमारे बॉडी में सॉल्ट्स होते हैं, अलग अलग तरह के सॉल्ट्स प्रेजेंट होता है। उसके बाद ग्लूकोज होता है इसके अंदर। ओके ग्लूकोज, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, विटामिन जो होते हैं वो भी इसके अंदर ट्रेवल करते रहते हैं। नाइट्रोजिनस वेस्ट भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, नाइट्रोजिनस वेस्ट। अब नाइट्रोजिनस वेस्ट क्या होता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट का मतलब होता है जो भी हमारे बॉडी में वेस्ट बन रहा है उसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग, वो नाइट्रोजन कंटेनिंग होता है, इसलिए हम उसे नाइट्रोजिनस वेस्ट कहते हैं। और क्या होता है इसमें, रेस्पिरेटरी गैसेस भी होते हैं, है ना, रेस्पिरेटरी गैसेस, जिसमें कि आपका आ गया CO2 मेनली आपके प्लाज्मा के थ्रू जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो ब्लड सेल्स से जाएगा। तो ये सबसे मिलकर ये प्लाज्मा बना होता है।
ठीक है। तो प्लाज्मा आपका 55% है, उसमें भी वाटर सबसे ज्यादा है और इस प्लाज्मा में ये सारे चीजें प्रेजेंट होती है। तो इस प्लाज्मा में ये प्लाज्मा जो है वो सेल का अभी नहीं बना, सिर्फ प्लाज्मा की बात करें, पूरे ब्लड में तो सेल्स भी है लेकिन प्लाज्मा की बात करें तो ये सारी चीजें प्रेजेंट है। अब उसके बाद आपके ब्लड में आते हैं ब्लड के सेल्स। अब सेल्स, ब्लड सेल्स को हम कॉर्पसल्स भी कहते हैं, ब्लड कॉर्पसल्स। ब्लड कॉर्पसल्स का मतलब होता है ब्लड के सेल्स। तो हमने प्लाज्मा की बात कर ली, अब हम आते हैं ब्लड के सेल्स पर, ठीक है, ब्लड सेल्स। अब ब्लड सेल्स की बात करें तो इसमें मेनली 2 टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, ब्लड में 2 तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है आपका आरबीसी जिन्हें हम रेड ब्लड सेल कहते हैं, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी जिन्हें हम व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं। ओके, आरबीसी को रेड ब्लड सेल कहते हैं और डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं। इसको एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, एरिथ्रोसाइट्स, और डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ओके, डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। तो आरबीसी जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है सेल में। अगर हम बात करें, प्लाज्मा को आप छोड़ देते हैं, ठीक है, सेल में अगर हम बात करें तो आरबीसी मोस्ट अबंडेंट होता है, ये मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा, इसलिए हमारा ब्लड जो होता है वो रेड दिखता है, दैट्स व्हाई ब्लड इज रेड। इस आरबीसी की वजह से ही ब्लड रेड है। क्यों रेड है? क्योंकि इस आरबीसी के अंदर क्या प्रेजेंट, आरबीसी में प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, कंटेन हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये पूरा आरबीसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन किस चीज का बना होता है, इसे हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहते हैं। हीमोग्लोबिन को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। क्यों कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये रेस्पिरेटरी गैस को कैरी करता है, मींस ऑक्सीजन और CO2 को ये कैरी करता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रेस्पिरेटरी पिगमेंट। पिगमेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारे ब्लड का कलर जो होता है वो रेड होता है। अब ये हीमोग्लोबिन रेड कलर का क्यों होता है, हीमोग्लोबिन रेड कलर का इसलिए होता है, हीमोग्लोबिन को हम HB लिख लेते हैं, ओके, HB शॉर्ट फॉर्म में। अब ये हीमोग्लोबिन जो होता है ना, ये 2 चीजों से मिलकर बना होता है। इसमें प्रेजेंट होते हैं आपके हीम ग्रुप, हीमोग्लोबिन, ठीक है, नाम से देखिए, हीमो और ग्लोबिन 2 चीज है ना, हीमोग्लोबिन में 2 चीज प्रेजेंट होगा, हीम ग्रुप, ठीक है, हीम मतलब आयरन, इसमें आयरन प्रेजेंट होगा, फेरस Fe2+, ठीक है, फेरस प्रेजेंट होगा। दूसरा ग्रुप होगा इसमें प्रोटीन। अब ये प्रोटीन कौन सा होगा, ग्लोबुलिन, ठीक है, ग्लोबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट होगा। तो हीमोग्लोबिन में ये जो आयरन है ना, इस आयरन की वजह से इसका कलर जो होता है वो रेड होता है। अब यही अगर हम ऑक्टोपस की बात कर ले तो ऑक्टोपस का जो ब्लड होता है वो ब्लू कलर का होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्टोपस के ब्लड में यही जो हीमोग्लोबिन है, इस हीमोग्लोबिन में क्या प्रेजेंट है, आयरन। लेकिन ऑक्टोपस के हीमोग्लोबिन में आयरन की जगह कॉपर प्रेजेंट होता है, और उस कॉपर के प्रेजेंस की वजह से जो ऑक्टोपस का ब्लड होता है वो ब्लू कलर का दिखता है। दैट इज द डिफरेंस। ओके, तो हीमोग्लोबिन में आपका हीम ग्रुप है, प्रोटीन ग्रुप है, ये दोनों आपके हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट है। अब हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट कह रहे हैं क्योंकि ये गैसेस को कैरी कर रहा है। 1 हीमोग्लोबिन, अगर आपके पास 1 हीमोग्लोबिन है तो वो कितना कैरी करेगा गैसेस को, ऑक्सीजन को, 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है। 1 हीमोग्लोबिन कैन कैरी 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, ठीक है, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करता है एक हीमोग्लोबिन। ओके, ये इसका काम है, हीमोग्लोबिन का मेन काम है ऑक्सीजन को कैरी करना, ऑक्सीजन को ट्रेवल करवाना, रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रेवल करवाना, मेन काम है। तो ये इसका फंक्शन हो गया और ये इसके कुछ ये हो गए। अब ये आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है, आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है आपका 120 डेज। मतलब एक आरबीसी जो है वो फॉर्म होता है आपके बोन मैरो में, ठीक है, आरबीसी जो होते हैं वो बनते हैं बोन मैरो के अंदर, फॉर्म होते हैं, और फॉर्म होने के बाद फिर वो रिलीज कर दिए जाते हैं आपके प्लाज्मा में। फिर प्लाज्मा में वो मैच्योर होते हैं, मैच्योर होने के बाद ये अपने न्यूक्लियस को अपने अंदर से रिलीज कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। जो मैच्योर आरबीसी होता है ना, सपोज दैट दिस इज द आरबीसी, ओके, ये आपका एक आरबीसी है, मान लीजिए
इसके अंदर न्यूक्लियस, मेच्योर आरबीसी, ठीक है, जो कि पूरा मेच्योर हो चुका है, मेच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, ये डीन्यूक्लिएटेड होता है। ओके, मेच्योर आरबीसी क्या होता है? डीन्यूक्लिएटेड, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसको ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन को अपने अंदर रखना होता है। ज्यादा हीमोग्लोबिन होगा तो ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी करेगा, ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी करेगा तो ज्यादा ग्लूकोज टूटेंगे, और ज्यादा ग्लूकोज टूटेगा तो ज्यादा एनर्जी मिलेगा हमें, ठीक है। तो इसीलिए तो हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से लोगों को एनीमिया हो जाता है, और एनीमिया में क्या होता है? थकान, सुस्ती, चक्कर आना। ओके, क्योंकि वो ज्यादा ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता। तो जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन उतना ज्यादा ऑक्सीजन को वो कैरी करेगा। ओके, तो ये हीमोग्लोबिन क्या होता है कि इस आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। 1 आरबीसी में लैक्स में आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह ये हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं। तो आरबीसी क्या करता है? मैच्योर होने के बाद अपने अंदर से सारे ऑर्गेनल्स, इसके अंदर एक सेल के अंदर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं ना, न्यूक्लियस होता है, वो सारी चीजों को रिमूव कर देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन इसके अंदर रह सके। इसीलिए हम आरबीसी को गोस्ट सेल भी कहते हैं, मतलब भूत, क्योंकि उसके अंदर कुछ है ही नहीं, सिर्फ आत्मा बचा है। ओके, तो इसलिए इसको हम ये क्या होता है? मैच्योर आरबीसी डीन्यूक्लिएटेड होता है, डीन्यूक्लिएटेड, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। दैट्स वाई इट कांट डिवाइड। मैच्योर आरबीसी ये बड़े होने के बाद डिवाइड नहीं कर सकते, तो आरबीसी का भी डिवाइड नहीं करता। फिर ये 120 डेज का जो इसका लाइफ स्पैन है वो कंप्लीट करने के बाद ये जाता है और स्प्लीन के अंदर जाकर मर जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर नए आरबीसी बनते रहते हैं आपके बोन मैरो के अंदर, ठीक है। तो ये समझ में आया। नाउ अब हो गया आपका डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का क्या काम है? आपका जो डब्ल्यूबीसी है वो डिफेंस में काम करता है। ये क्या करता है? रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रेवल करवा रहा है। ये क्या कर रहा है? डिफेंस में हेल्प करता है। ओके, डिफेंस मतलब हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है डिजीज से, ठीक है, इन्फेक्शन से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। कोई भी बीमारी हो जाए हमें, अगर सिंपल सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार होता है तो वो बिना दवा के भी ठीक हो जाता है, या फिर कहीं कट जाए तो वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास डब्ल्यूबीसी है। उसके पास वो क्या करता है? एक आर्मी है हमारे बॉडी के अंदर, वो डिफेंस करता है। तो डब्ल्यूबीसी के अंदर डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे टाइप के सेल्स हैं। सपोज दैट कि इसके पास है न्यूट्रोफिल्स है, जो कि सबसे ज्यादा होता है इसके अंदर। ओके, उसके आपने 9th क्लास में इसको पढ़ा हुआ है कि डब्ल्यूबीसी के 2 टाइप होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट एंड ए ग्रेन्युलोसाइट। डब्ल्यूबीसी 2 तरह के होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट एंड ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट्स में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब डब्ल्यूबीसी का जो सेल है ना, उसके अंदर छोटे छोटे कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उसको रफ बनाते हैं। अगर आप सेल को छू कर मतलब माइक्रोस्कोप में देखोगे तो वो रफ दिखेगा ग्रेन्यूल्स की वजह से। और इसके कुछ सेल्स होते हैं जो ए ग्रेन्यूल, मतलब उसके अंदर ये ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, तो वो बहुत स्मूथ होता है, ठीक है। इसीलिए हम इसका नाम ग्रेन्युलोसाइट एंड ए ग्रेन्युलोसाइट रखते हैं। तो उसमें कौन कौन से आते हैं? न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, ठीक है। उसके बाद इओसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। तो ये सारे हो गए आपके डब्ल्यूबीसी के टाइप्स। तो हर जितने भी टाइप के सेल्स है सबका लाइफ स्पैन अलग अलग होता है, सबके फंक्शंस अलग होते हैं, ठीक है। बाकी सब मिलके क्या करते हैं? हमें प्रोटेक्ट ही करते हैं। ये जो 3 है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल, इओसिनोफिल, ये है आपके ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है। ये क्या है? ग्रेन्युलोसाइट्स। और ये जो 2 हैं आपके, ये क्या है? ए ग्रेन्युलोसाइट। ओके, नाउ अब हम आते हैं प्लेटलेट्स की तरफ। तो ये जो प्लेटलेट है ना, ये कोई सेल नहीं है। ओके, हमारा प्लाज्मा है, जो प्लाज्मा भी सेल नहीं है, प्लेटलेट भी सेल नहीं है। सेल कौन से हैं? आपके डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसी। ओके, प्लाज्मा होता है फ्रेगमेंट, ये सेल के फ्रेगमेंट से बनता है, मतलब ये ट्रू सेल नहीं है, नॉट अ ट्रू सेल, नॉट अ ट्रू सेल। तो ट्रू सेल नहीं है, तो ये क्या है? ये फ्रेगमेंट है किसका? मेगा कैरियोसाइट नाम का एक सेल होता है हमारे बॉडी में, उसके टूटने से ये बनता है। सपोज दैट दिस इज द मेगा कैरियोसाइट, ठीक है। कौन सा सेल है? मेगा कैरियोसाइट।
ये मेगा कैरियोसाइट है। ओके, जब ये टूटता है, ये अलग अलग जगह से टूट गया, मान लो ये यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, तो ये जो फ्रेगमेंट बना ना, ये हो गया आपका प्लेटलेट। तो अब ये टूटा है तो इसके पास ना न्यूक्लियस है ना ही और कुछ है, तो जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो वो तो सेल नहीं कहलाएगा। तो ये क्या होता है, फ्रेगमेंट्स होते हैं। तो ये क्या है, फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट्स ऑफ मेगा कैरियोसाइट, मेगा कैरियोसाइट्स। ठीक है, मेगा कैरियोसाइट्स के फ्रेगमेंट से बनता है, फ्रेगमेंटेशन से, तो इसीलिए ये ट्रू सेल नहीं है। उसके बाद इसका फंक्शन क्या है, ये ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करवाता है। ठीक है, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग का मतलब आप कहीं भी देखो, अगर आपको छोटा सा कट लग गया तो वहां से जब ब्लड बाहर आता है, लेकिन कुछ देर के बाद आप देखोगे वहां पर ब्लड जम जाता है, एक थक्का जम जाता है, ताकि अंदर से ब्लड का लॉस ना हो सके, अंदर से ब्लड बाहर ना आ सके, रुक जाए। तो वो जो क्लॉटिंग है, वो क्लॉटिंग भी में हेल्प करवाता है आपका प्लेटलेट। ओके, तो ये सारे थे फंक्शंस आपके ब्लड के कंपोनेंट्स के। So I hope this video found helpful to you. If you like the video, then hit the like button and do subscribe my channel. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।